नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपनी श्रृंखला में क्या हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ चुके हैं, संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझने में सुविधा रहे कि हम कहां पर चल रहे हैं मध्य प्रदेश जीके में। मध्य प्रदेश जीके की जो सीरीज है यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और उसमें आपने यूनिट पहला देखा होगा यदि तो हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। शुरुआती दो टॉपिक जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूरा समाया हुआ है। उसके अलावा फिर तीसरा बिंदु, सिलेबस में तो कुछ और ही हैं लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री के बाद जस्ट आपको पढ़ना चाहिए पर्यटन, क्योंकि पर्यटन में कुछ किले होते हैं, महल होते हैं, गुफाएं होती हैं, मंदिर होते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पीछे के राजवंश से संबंधित होते हैं, अतएव उनको साथ में ही पढ़ लेना उचित रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का पर्यटन। पर्यटन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या क्या कंप्लीट हो गया है तो मध्य प्रदेश के किले, महल और गुफाएं एक लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। आपको प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने धार्मिक स्थल अलग से कंप्लीट किए हैं। उसके अलावा हमने जो नगरीय केंद्र होते हैं, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, विदिशा हो गया, है ना, जो भी महत्वपूर्ण नगर है, ग्वालियर हो गया, मांडू हो गया, पचमढ़ी हो गया, इन सबको अलग से कवर किया है। देन उसके बाद ये अंतिम टॉपिक होगा पर्यटन का, और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो कुछ दूसरी या कम महत्व की चीजें हैं। शायद आप लोग सामान्यतः उन जगहों पर कम जाते हैं, लेकिन कुछ पर्यटक जिनका विशिष्ट रुचि होती है वो ऐसी जगहों पर जाते हैं। और वो कौन सी जगह हैं आपको पीछे दिख पा रहा होगा, यह है मध्य प्रदेश के कुछ संग्रहालय। केवल संग्रहालय इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि संग्रहालय एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम कुछ मेले भी देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी आप घूमने फिरने जाते हैं और सामान्यतः मेले में तो सब लोग ही गए होंगे और जाते ही हैं, तो वो भी एक पर्यटन केंद्र ही होते हैं। देन बात करें अपन अगले टॉपिक की, तो कुछ समाधियां और मकबरे हम देखेंगे। तो इसी लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में कंप्लीट करना है इसको। तो आइए फटाफट बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। संग्रहालय, संग्रहालय से क्या मतलब समझते हैं आप? संग्रहालय सिंपली किसी भी चीज का संग्रह होगा यहाँ पर, है ना। वस्तुएं होंगी कुछ, उनका संग्रह करके रखा जाएगा। कैसी वस्तुएं होंगी? जिनका कुछ महत्व होगा। कुछ भी तो संग्रह करके नहीं रख सकते। कोई क्लास की टेबल को, चेयर को तो नहीं रख देंगे, क्योंकि वो तो कॉमन चीज है। जो अनकॉमन होगी, है ना, जो असामान्य होगी, असाधारण होगी, जो कहीं नहीं मिल रही होगी, उन चीजों का, उन वस्तुओं का संग्रह जहां हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। क्या हो सकती हैं वो वस्तुएं? तो वह वस्तुएं हो सकती हैं आपके कोई बहुत पुराने मूर्तियां हो सकती हैं, बहुत पुराने चित्रकारी के प्रमाण हो सकते हैं, बहुत पुराने कोई संगीत के वाद्य यंत्र हो सकते हैं, बहुत पुराने सिक्के हो सकते हैं, कोई हथियार, औजार हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को संग्रहालय में क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। या कि कुछ संग्रहालय कुछ विशेष उद्देश्य के साथ बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जनजातियों के जीवन को यदि दिखाना है तो जनजातीय संग्रहालय बनाए जाते हैं, है ना। उसमें जनजातियां कैसे रहती हैं, उनके निवास कैसे होते हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पात्र बर्तन क्या होते हैं, यह सारी जानकारियां आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार के संग्रहालय होते हैं जिनमें अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालयों की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के संग्रहालय दो आपको यहाँ ध्यान रखना है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ और भी संग्रहालय संचालित होते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका पुरातत्व संग्रहालय और दूसरा भी है आपका पुरातत्व संग्रहालय। तो अब कहेंगे आपके आ जाएगा कि पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, तो क्या उत्तर लगाएंगे सर? तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वह है कि सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है। क्या पूछा जाएगा? सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है। तो आप जानते हैं कि सांची कहाँ पर है, तो निश्चित रूप से आप उसका उत्तर रायसेन लगा पाएंगे, है ना। क्या है यहाँ पर? तो जो सांची और सांची के आसपास जो भी हमको कुछ प्रतिमाएं, सिक्के या कि कुछ भी अवशेष हमको जो मिले हैं, उसको यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। इसका निर्माण जो है तो 1819 ईस्वी में, कब? बहुत पुराना संग्रहालय है ये। 1819 ईस्वी में जॉन मार्शल नाम के एक साहब थे, जो कि आपके एएसआई के क्या थे? हेड थे उस टाइम पर। तो उन्होंने इस संग्रहालय को बनाया है। जब इसकी खोज हुई थी 1818 में, सांची की खोज हुई थी, आपको पता होना चाहिए। जनरल टेलर नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी। तो जो वस्तुएं वहां से मिली उसको वहां रखने के लिए ये संग्रहालय बना दिया गया था, राइट। हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म क्यों है? आप तो जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है आपका सांची,
लेकिन ध्यान रखना है वहां पर कुछ हिंदू मंदिरों के भी अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, गुप्तकालीन मौर्यकालीन। तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुएं एकत्र करके रखी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में तो पूछा गया है, पीएससी में पूछ लेगा, इसके लिए कोई वो वाली बात नहीं है कि अटपटा सा क्वेश्चन है ये, है ना, पूछा जा सकता है। पुरातत्व संग्रहालय। देन अगला बात करें अपन, आपसे पूछा जाएगा खजुराहो पुरातत्व संग्रहालय। क्या पूछा जाएगा? खजुराहो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो आपको लगाना होगा उत्तर छतरपुर, राइट। तो खजुराहो में भी एक पुरातत्व संग्रहालय है, जो वहां की चंदेल कालीन जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, जो भी चीजें मिलती हैं, वो आपका क्या है, वहां पर सुरक्षित किए गए हैं। ठीक, शिल्पकला का केंद्र वैसे भी कहलाता है आपका खजुराहो, शिल्पकला या मूर्तिकला। प्रस्तरों पर बसाई गई नगरी ऐसा भी आप कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पर जो मंदिर मिले हैं उसमें मूर्ति कला का बहुत बढ़िया जो आप कह सकते हैं उसको कि दिखाया गया है आपके लिए। पूरे ही मंदिरों पर मतलब मूर्तियां ही मूर्तियां लगाई गई हैं, राइट। तो मूर्ति कला और मूर्तियां बनी है पत्थर से, तो पत्थर कला, शिल्प कला, किसी का भी केंद्र कहना चाहें आप तो खजुराहो को कह सकते हैं। तो ये कुछ केंद्र सरकार के क्या थे, आपके संग्रहालय थे प्रदेश में। कुछ संग्रहालय होते हैं राजकीय संग्रहालय, राज्य शासन के संग्रहालय, ऐसा कहिए। इनकी संख्या है 7, ये याद रखना है, संख्या कितनी है? 7। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से वे संग्रहालय हैं। तो पहला संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय, ये कहाँ है? भोपाल में। अब इस तरह से केंद्रीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, इसी तरह से नाम मिलेंगे, कुछ के विशेष लोगों के नाम पर दिए जाएंगे। तो सिंपल ये क्या है? राजकीय संग्रहालय, ये भोपाल वाले की बात की जा रही है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, राइट। तो जब भोपाल स्टेट हुआ करता था, यानी कि हमारा न देश आजाद हुआ था, न प्रदेश का गठन हुआ था, तब की बात है ये। भोपाल स्टेट आपके नवाबों का शासन यहाँ हुआ था, तब ये संग्रहालय बन गया था। यहाँ क्या है, तो ये बहुत पहले ही हालांकि कुछ वस्तुएं यहाँ संग्रह करके रखी गई थी, 86-87 के आसपास। एडवर्ड म्यूजियम भी इसको कहते हैं, यह याद रखिएगा। क्या कहते हैं अपन? एडवर्ड म्यूजियम। तो पहले इसका नाम जो था वो क्या था? एडवर्ड म्यूजियम ही था, लेकिन बाद में ये क्या है आपका, मध्य प्रदेश शासन ने इसको अधिग्रहित करके राजकीय संग्रहालय में क्या कर दिया? परिणत कर दिया, बदल दिया। तो भोपाल है, स्थापना कब हुई? 1909 में, यह याद रखें। अगले संग्रहालय की बात करें तो अगला संग्रहालय है केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय 2 हैं, एक में नॉर्मल केंद्रीय संग्रहालय मिलेगा, आप इसमें भी पुरातात्विक लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि नीचे वाले में लिखा हुआ है। ये भी लिखा केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, सेम नाम इसका भी लिख देंगे तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगी। दोनों की याद रखना है कि कौन सा कहाँ स्थित है। तो एक केंद्रीय संग्रहालय है आपके गुजरी महल में, पुरातात्विक संग्रहालय ही है ये। यहाँ पर पुरातत्व से संबंधित चीजें रखी हुई हैं। कौन सी वस्तुएं? जैसे कि वही सेम मूर्ति कलाएं रखी हुई हैं यहाँ पर, जो प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं। ग्वालियर के आसपास के जो क्षेत्र में हमको प्रतिमाएं, मूर्तियां, जो भी और सिक्के, जो औजार यूज करते थे उस काल के शासक, वो सब आपको इस संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। गुजरी महल संग्रहालय, जब मैंने आपको गुजरी महल पढ़ाया था ग्वालियर के किले के अंतर्गत, तब भी मैंने ये बात बताई थी कि ये गुजरी महल वर्तमान में संग्रहालय के रूप में क्या हो चुका है? बदल चुका है। फोटो भी दिखाई थी, तस्वीरें भी दिखाई थी। तो ग्वालियर में है 1922 में इसकी स्थापना हो गई थी, यह याद रखें। देन बात करें केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय की। एक और केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है जो कि इंदौर में स्थित है। ये इंदौर में कब स्थापित हुआ? तो 1929 में। ये मैंने डेट क्रम से ही लगा दी है ताकि आपको याद करने में असुविधा ना हो। तो एक है 1909 का, एक है 1922 का और एक आ गया 1929 का, राइट। तो जो केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है इंदौर वाला, उसकी स्थापना हुई 1929 में। वस्तुएं क्या रखी जाती हैं यहाँ पर, कैसे इनका प्रदर्शन किया जाता है, कुछ तस्वीरों के माध्यम से मैं अभी आगे दिखाने वाला हूं। तब तक थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा, आगे उसकी चर्चा करेंगे, दिखाएंगे आपको कि संग्रहालय वास्तव में होते कैसे हैं। तो 3 हो गए हमारे, एक राजकीय संग्रहालय भोपाल में 1909, एक केंद्रीय संग्रहालय आपको 1922 में गुजरी महल में, और एक केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में 1929 में। देन बात करें छत्रसाल राजकीय संग्रहालय की, तो ये धुबेला नामक स्थान पर जहां उनकी समाधि बनी हुई है छत्रसाल महाराज की, वहां पर छतरपुर में 1955 में स्थापित किया गया है। छत्रसाल जो आपका संग्रहालय है या राजकीय संग्रहालय है, उसकी स्थापना कब की गई है? यह याद रखना, 1955 में, है ना। छत्रसाल के नाम से लगभग तो आप दिमाग में ले जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं छतरपुर में होगा, इतना क्लिक कर जाएगा माइंड आपका, लेकिन ये स्थापना आपको याद करनी पड़ेगी। देन 5वें की ओर चलें तो रानी दुर्गावती संग्रहालय।
रानी दुर्गावती संग्रहालय ये आपका कहाँ है, जबलपुर में है। यह भी आप इजीली क्लिक कर पाएंगे, या आपका दिमाग कह ही देगा स्वयं से कि ये संग्रहालय कहाँ स्थित होगा, ये जबलपुर में होगा। कब स्थापित हुआ, तो 1975 टू 76, मतलब 1975-76 में इसकी स्थापना की गई थी। अगली बात है हमारी तुलसी संग्रहालय की। तुलसी संग्रहालय की स्थापना रामवन नामक स्थान पर सतना में की गई है। कहां पर की गई है, सतना जिले में। रामवन भी आ सकता है, एक पर्यटन केंद्र है सतना जिले का, कम से कम तो है ही। तो रामवन नामक स्थान पर यह सतना जिले में 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राइट, सतना शहर से कम 15 किलोमीटर दूर होगा। 1971 में तुलसी संग्रहालय की स्थापना है। तो वहां पर जो सतना के आसपास जो हमें पुरानी चीजें मिलती हैं, जो औजार, हथियार, मूर्तियां, ये सब मिलता है, उसकी स्थापना या उनको यहाँ पर रखा गया है। राइट, देन बात करें अपन, एक आपको न दिख पा रहा हो तो ये लिख देता हूं, त्रिवेणी संग्रहालय। क्या है, त्रिवेणी संग्रहालय। इसकी स्थापना अभी किसने की है, आपके मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने। ये उज्जैन में है और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। तो त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ है, आपके उज्जैन में, 2016 में स्थापित। क्लियर, ये 7 संग्रहालय थे महत्वपूर्ण। एक है आपका राजकीय संग्रहालय भोपाल, जिसकी स्थापना 1909। दूसरा संग्रहालय है आपका केंद्रीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई आपके 1922 में, जो कि गुजरी महल में है। तीसरा है आपका केंद्रीय संग्रहालय, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय पूरा कह देते हैं, जो कि इंदौर में है और 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। देन है आपका छत्रसाल जो संग्रहालय है, छत्रसाल राजकीय संग्रहालय, 1955 में स्थापित हुआ। पांचवा संग्रहालय आपका रानी दुर्गावती संग्रहालय, जो कि आपके 1975-76 में स्थापित किया गया। छठवां है आपका तुलसी संग्रहालय, 1978 में सतना में स्थापित किया गया। सातवां आपका त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में 2016 में स्थापित किया गया। ऐसे ही क्रम से याद कर लेना है आपको, जैसे मैंने अभी बोल दिया, मैंने भी ऐसे ही याद किया है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। अब संग्रहालय कैसे होते हैं, तो ये एक राजकीय संग्रहालय भोपाल वाले की मैंने तस्वीरें ऐड कर रखी हैं, उसके माध्यम से समझ लेते हैं। कुछ भिन्न नहीं होता है, सेम उसी तरह वस्तुएं रखी जाती है ना। एक संग्रहालय विज्ञान अलग से पढ़ा जाता है, जिसमें कैसे वस्तुओं का प्रदर्शन करना है, वो आप उसी तरह से सभी संग्रहालय में वस्तुएं दिखाई जाती हैं आपको। एक देख लीजिएगा, एज्यूम करना है सब में ही ऐसे इसी प्रकार से वस्तुएं रखी जाती हैं, बस वो वस्तुएं अलग अलग होंगी, इतना याद रखना है। चलिए, उसके पहले एक बात और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये संग्रहालय के सोर्स क्या है। तो आपके पुस्तकों में कुछ भिन्न भिन्न डेटा आपको मिलेगा, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। ये है जो archaeology.mp.government.in, ये शब्द आप देख पा रहे होंगे, मतलब सरकारी वेबसाइट है, और ये डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी है ना। तो इसकी ये वेबसाइट है जहां से मैंने ये कंटेंट उठाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे स्टेट कितने भागों में यहाँ पर बटा हुआ है। तो एक है स्टेट लेवल म्यूजियम्स, राइट, स्टेट लेवल के म्यूजियम मतलब राजकीय म्यूजियम। देन है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूजियम, जिला स्तर पर कुछ म्यूजियम होंगे। उसके अलावा लोकल म्यूजियम, कुछ स्थानीय म्यूजियम होंगे। कहीं पर कोई स्थान है, मतलब वो शहर में या जिले के केंद्र में नहीं है, कहीं जिले के आउट में कोई स्थान है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, तो वहां से जो वस्तुएं हमको मिले वहीं रख दें। राइट, जैसे एग्जांपल सांची का आप ले सकते हैं कि सांची जिले के अंदर नहीं है, लेकिन वो हालांकि केंद्र का है, लेकिन ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि सांची आउट में है, तो आप सांची में वहीं की वहीं चीजें रख दें। जो लोग सांची देखने आएंगे, स्तूप देखने आएंगे, वो संग्रहालय को भी देखेंगे। इसी तरह से दूसरे अन्य संग्रहालयों की बात है। देन साइट म्यूजियम, सेम ये लोकल की तरह है, आप साइट को भी ले सकते हैं कि जो साइट जहां पर मिली, साइट मतलब प्लेस से होता है सिंपली, वहीं पर उस चीज को रख दें अपन। राइट, देन डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन म्यूजियम, तो जैसे एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूजियम होते हैं, जिला स्तरीय म्यूजियम है, उसी तरह से जिला पुरातात्विक एसोसिएशन संग्रहालय होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूजियम अपन नहीं देखेंगे, बस आपको संख्या दिखा दूंगा मैं, देखना चाहेंगे आप, तो आप याद रखना 12 है इनकी संख्या। राइट, बाकी आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। नाम वाम नहीं याद करना कि किन किन जिलों में आपके ये संग्रहालय, क्योंकि याद होते नहीं है, भूल जाते हैं। ये 7 वाले सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपन ने पढ़ा। देखो, स्टेट म्यूजियम भोपाल, सेंट्रल म्यूजियम इंदौर, रानी दुर्गावती म्यूजियम जबलपुर, तुलसी म्यूजियम रामवन सतना, महाराजा छत्रसाल म्यूजियम छतरपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ये 7 म्यूजियम थे। राइट, तो ये जो नीचे आपके लिखे हुए हैं हो तो इस तरह से सकते हैं,
लेकिन इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनकी लंबी लंबी लिस्ट है जो कि आपके काम की नहीं है, तो इनको हम नहीं देखेंगे, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, स्टेट वाले देख लिए, अभी आगे क्या महत्व के हैं मैं फिर से आगे आपको दिखाता हूं। कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। ये है स्टेट म्यूजियम, ये लिखा हुआ स्टेट म्यूजियम, भोपाल का ये म्यूजियम है, इसको बढ़िया से समझिए, एक पूरी बिल्डिंग है। इसी तरह से दूसरे दूसरे म्यूजियम की बढ़िया बिल्डिंग हो सकती हैं। अब इस म्यूजियम के अंदर अलग अलग कमरे होंगे, है ना, हम उनको दीर्घाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घाएं। और अलग अलग दीर्घा में अलग अलग कमरों में अलग अलग चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। कि किसी में सिक्के ही सिक्के दिखा दें अपन, किसी में जैसे कि इंदौर के जो आपके संग्रहालय होंगे उनमें क्या दिखा दें, किसी में हथियार ही दिखा लें। जैसे केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की बात करूं मैं, तो उसमें क्या कर दिया अपन ने कि एक में सिक्के ही सिक्के रख दिए, एक में मूर्तियां ही मूर्तियां रख दी, एक में औजार ही औजार रख दिए, तो अलग अलग चीजें अपन देख सकते हैं। तो इसमें दीर्घाएं हैं, 14 दीर्घाएं हैं भोपाल वाले में, 8 दीर्घाएं हैं इंदौर वाले में। ये कुछ इस प्रकार से वस्तुएं रखी हुई हैं। कुछ वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि किसी न किसी विशेष हस्ती से रिलेटेड होंगे या के कहीं ना कहीं प्राचीन वाद्य यंत्र होंगे, राइट। कुछ और ऊपर की तरफ देखो, चित्र जो मिलते हैं हमको खराब ना हो, यदि कहीं किसी गुफा में ही छोड़ दें, जैसे कि ये बाघ की गुफाओं के चित्र हैं तो खराब हो सकते हैं, उनको ले आकर यहाँ हमने सुरक्षित कर लिया तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रह जाएंगे। ये औजार या हथियार आप कह सकते हैं, बंदूक है, तोप है, इनको इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। ये आपका इंदौर का संग्रहालय है, यहीं से प्रवेश करते हैं आप। ये इंदौर की बिल्डिंग है, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1929 में हुई। ये कुछ मूर्तियां भी इस तरह से आपको दिखाई दे जाएंगी, कितनी शानदार मूर्तियां हैं आप देख पा रहे होंगे। चलिए, ये इंदौर के संग्रहालय की तस्वीरें हैं। जिला संग्रहालय एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया है कि आपको दिखा दूंगा किस तरह हो सकते हैं। जो मैंने पीछे आपको एक लिस्ट दिखाई साइट में मध्य प्रदेश सरकार की, के कुछ जिला संग्रहालय होते हैं, कुछ स्थानीय संग्रहालय होते हैं, कुछ साइट म्यूजियम्स होते हैं और कुछ जिला पुरातात्विक संग्रहालय होते हैं। तो उनकी ऐसी ही लिस्ट बनेगी जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक ठाक है, आपसे याद भी नहीं होगी, पूछा भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी तक कहीं ऐसे प्रश्न आए नहीं है, लेकिन मान लो पूछ ले कि सर ने तो मना कर दिया था, बताओ आ गया, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल संभावना नहीं है, 0.111% है। तो ये संग्रहालयों की संख्या है 12, ये जिले आप पढ़ सकते हैं। आपको ऐप पर क्या मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाती है ना, इजीली अवेलेबल है, तो बहुत परेशान नहीं होना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें बताया करूं, वो नोट कर लिया करो। बाकी बातें आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। अभी के लिए पीडीएफ ही रखते जाना, फिर जब ये हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक कंप्लीट आपको ये पीडीएफ बना दूंगा। तो एक पीडीएफ में क्या कर लेंगे आप लोग, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप प्रिंट निकलवा लेना। और अभी जो पीडीएफ मिल रही होंगी एक बड़े पेज पर एक पेज होगा, वो क्योंकि फोन से पढ़ना है या लैपटॉप से पढ़ना है आपको, इसलिए मैं वैसा बनाता हूं। जब आप ये हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको ऐसा दूंगा जैसे कोई एक बुक होती है, राइट, यही सारा कंटेंट रहेगा और कोई एक पुस्तक या नोट्स होती है, उस पैटर्न में मैं ये कंटेंट कन्वर्ट करके दूंगा ताकि आपको सुविधा ना हो, आपके पैसे ज्यादा खर्च ना हो, है ना। तस्वीरें वगैरह थोड़ा बहुत छांट देंगे ताकि कम से कम पैसा आपका खर्च हो नोट्स प्रिंट करवाने में। ये देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूजियम इस तरह से लिस्ट आ जाती है, तो परेशान नहीं होना इनमें, हम जो काम के हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखो वो सब म्यूजियम्स के बाद जो लिस्ट बनी थी पीछे, है ना, कौन कौन सी, जैसे लोकल म्यूजियम, साइट म्यूजियम, डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन म्यूजियम, ये सब हो सकते हैं, उनको नहीं देखना है। कुछ निजी संग्रहालय होते हैं, इनमें से है तो ये बहुत सारे, लगभग 14 संग्रहालय हैं निजी, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया है। 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, एक नजर मार लो, यहीं कहीं देख लेना है और कभी याद मत करना, ठीक है। राजा मृगेंद्र संग्रहालय, ये आपके शहडोल में स्थित है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बिरला संग्रहालय भोपाल जिला, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर इसका उल्लेख किया था, बिरला संग्रहालय भोपाल में है। इसके अलावा श्री महेश चौबे संग्रहालय, ये जबलपुर में है ना। तो जबलपुर में त्रिपुरी वगैरह से जो बहुत सारे सिक्के मिले हैं और कुछ ताम्रपत्र वगैरह मिले हैं, उनका संकलन महेश चौबे जी ने अपने यहाँ कर रखा है निजी तौर पर, तो ये श्री महेश चौबे संग्रहालय कहला गया जबलपुर में। बाकी संग्रहालय भी हैं, आपको लगे तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे अनावश्यक लग रहा है 2-3 जो खास थे मैंने उनको बता दिया, और आपकी इच्छा है पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं, राइट। 2 स्लाइड्स थे वो थोड़ा सा कम महत्व की थी, अब महत्व वाले संग्रहालय में आ जाते हैं। यहां से प्रश्न आ चुके हैं, सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं,
पीएससी में भी आ चुके हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जनजातीय संग्रहालय, इसमें आप जितने स्टार बनाना चाहें बनवा ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो भी आपके पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं या के वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या जो भी वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, इनके संबंध में यदि कोई विशेष योजना, कोई संस्थान, कोई संग्रहालय ऐसा बनता है वो हमारे लिए विशेष हो जाता है, राइट। तो देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर 3 जनजातीय संग्रहालय हैं। श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, बादल भोई वहीं छिंदवाड़ा के आपके एक महत्वपूर्ण क्या थे, जनजातियों के संबंध में कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। बादल भोई के नाम पर राज्य जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया छिंदवाड़ा में, 1954 पे इसकी स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, डेट के साथ इसको याद रखना है। श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में 1954 में। दूसरा आपका जो एमपीपीएससी ने पूछ रखा है, एमपीपीएससी 2020 का ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर था उसका भोपाल, राइट। आप डेट भी याद कर लेना, 2013 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, ये हो गया, एमपीपीएससी ने पूछ रखा है। आदिवर्त जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय, ये नाम के साथ याद रखना, आदिवर्त संग्रहालय या आदिवर्त जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय। तो ये है आपके खजुराहो में, और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के साथ आपको इनका मुख्यालय यानी कहाँ स्थापित किए गए हैं यह याद रखना है। जनजातीय संग्रहालय थे तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ विश्वविद्यालयीन संग्रहालय हैं, मतलब कुछ विश्वविद्यालय हैं जो आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में 26 एक विश्वविद्यालय हैं। उन विश्वविद्यालयों में किन किन विश्वविद्यालयों में संग्रहालय हैं? सभी विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे तो संग्रहालय नहीं मिलेगा, लेकिन जो बहुत पुराने और बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां पर आपको संग्रहालय भी मिलते हैं। आप जाकर वहीं आसपास से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो आप देख सकते हैं। विद्यार्थी जो वहां पढ़ते हैं उनको भी दिखाने के लिए ये बढ़िया संग्रहालय बनाए गए हैं। तो किन किन विश्वविद्यालयों में संग्रहालय है? तो एक है सागर विश्वविद्यालय, इसका वर्तमान श्री हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, सागर में है ना, 1946 में पहला विश्वविद्यालय है आपके एमपी का। देन जबलपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रख दिया गया है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये जबलपुर में है। और एक है विक्रम विश्वविद्यालय जो कि विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, उज्जैन में है, राइट। तो ये आपके 3 विश्वविद्यालय हैं जहां पर संग्रहालयों की स्थापना की गई है। आप वहां जाएंगे तो संग्रहालय में घूम सकते हैं। इसके अलावा अब आपसे क्या प्रश्न बनेगा? तो ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में संग्रहालय की स्थापना की गई है, या कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में संग्रहालय नहीं है। तो ऐसा प्रश्न आए तो आपको यहाँ पर उत्तर याद रखना है। आइए अंतिम रूप दे दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय है, पूछे गए हैं। अन्य संग्रहालय इसीलिए नाम दे दिया है मैंने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो ये मानव संग्रहालय है, क्या है अभी बताएंगे, पहले जान लीजिए। भोपाल में है और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। लेकिन 1985 में इसको भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? भोपाल। तो ये 2 तिथियां जो मैंने लिखी हैं ये दोनों ही आपको याद रखना है कि आपका जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसको 1977 में दिल्ली में स्थापित किया गया, लेकिन स्पेस कम होने के कारण इसको भोपाल में ट्रांसफर कर दिया गया 1985 में। तो इसकी कब स्थापना हुई, कभी ऐसा पूछा जाए तो जिस प्रकार का विकल्प मिले आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो इसका मूल डेट तो 1977 ही है, क्योंकि इस संग्रहालय की स्थापना तो हो चुकी थी 1970 में, लेकिन उसको परिवर्तित किया गया, उसका स्थान वो 1985 में हो। तो शायद वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में एग्जामिनर ऐसा पूछ ले तो आपको दोनों डेट्स याद रखनी है। अलग अलग पुस्तकों में ये दोनों अलग अलग डेट्स मिल जाती हैं, भ्रम है लोगों को क्या है, तो आपका भ्रम यहाँ से दूर हुआ। दोनों डेट आपको याद रखना है, ठीक। रामायण कला संग्रहालय आराम से बन जाएगा, आपसे क्लिक कर जाएगा दिमाग आपका। राम जी से संबंधित 2 स्थल हैं आपके प्रदेश में, एक है चित्रकूट और एक है आपका ओरछा, राइट। तो आपसे बन जाना चाहिए। रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? ओरछा में। और ओरछा कहाँ है? निवाड़ी जिले में, राइट। देन माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, तो माधवराव सप्रे को याद रखिएगा कि ये एक पत्रकार थे और इनके सम्मान में भोपाल में एक पत्रकारिता संग्रहालय स्थापित किया गया है, राइट।
देन है अगला जहांगीर महल संग्रहालय। तो जहांगीर महल संग्रहालय, जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में है। आपको मैंने पर्यटन में पढ़ाया है, आपको मैंने बुंदेलवंश पढ़ाते टाइम पढ़ाया था कि जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में है। वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ होगा? ओरछा में, निवारी में, राइट। डेट इसकी मिल जाती है इजिली, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो महेश्वर नामक स्थान में, महेश्वर इनकी राजधानी हो गई थी, खरगोन में स्थित है, और 1974 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। देन बात करें यशोवर्धन संग्रहालय, इनके नाम से ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए स्थान, विकल्प देखकर इनके नाम से। जैसे अहिल्याबाई महेश्वर से संबंधित है सीधे तौर पर, जहांगीर महल महेश्वर से रिलेटेड है, रामायण कला संग्रहालय रामायण या राम जी का संबंध ओरछा से है। तो ये तो इजिली आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो उसी तरह से यशोवर्धन, अब आपने यदि मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो संकट हो सकता है, लेकिन जिसने मुझे शुरू से पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको मैंने पढ़ाया हुआ है औलिकर वंश। औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक मैंने बताया था उनको, यशोवर्धन, जिसने मिहिर कुल नामक हूण आक्रमणकारी को क्या किया था? यहां से भगा दिया था, नरसिंह गुप्त बालादित्य के साथ मिलकर, जो कि एक गुप्त शासक था। नरसिंह गुप्त बालादित्य गुप्त शासक था। और औलिकर वंश जिसका केंद्र था दसपुर, जिसका वर्तमान नाम मंदसौर है, वहां के एक शासक ने, जिसका नाम यशोवर्धन था, उसने मिहिरकुल को भगाया था। तो अब यशोवर्धन संग्रहालय आपसे पूछेगा तो दसपुर, जिसका नया नाम क्या है? मंदसौर है, तो आपसे बन जाना चाहिए मंदसौर। 1982-83 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि का मतलब समझते हो ना? जो हाथ से लिखी गई चीजें होती हैं, या पत्र होते हैं, या पुस्तकें होती हैं, उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो दुष्यंत कुमार ने जो पांडुलिपियां लिखी, उसके ऊपर संग्रहालय जो है वो कहाँ है? आपके भोपाल में है। आगे बढ़े तो रीवा महाराज संग्रहालय या वेंकट संग्रहालय, किसी भी नाम से पूछ ले, वेंकट भवन रीवा में स्थित है। ठीक, तो राजा वेंकट सिंह थे एक इस वंश के, उनके नाम पर ये वेंकट भवन है। तो ये कुछ अन्य संग्रहालय हो गए प्यारे बच्चों, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहली स्लाइड जो मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ केंद्रीय संग्रहालय और राजकीय संग्रहालय। देन आपको पीछे की स्लाइड याद रखना है, जनजातीय संग्रहालय और विश्वविद्यालयीन संग्रहालय वाली, और तीसरी स्लाइड ये याद रखना है, निजी संग्रहालय याद हो जाए तो कर लेना। ठीक, ये संग्रहालयों की बात थी। अब चलते हैं हम अगले हिस्से पर। संग्रहालय हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। संग्रहालय के बाद आपको मैंने क्या बताया है कि हमें पढ़ना है मेले भी। मेले में भी आप जाते हैं घूमने फिरने, ये भी तो पर्यटन केंद्र है, तो पर्यटन के ही हिस्से हैं। आइए जान लेते हैं कुछ मेलों के बारे में। प्रश्न कैसे आते हैं? तो सिंपल, कोई चीज कहाँ स्थित है यही पूछी जाती है ना, तो संग्रहालय में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मेले की बात करें, मेले में कैसे प्रश्न आते हैं? तो मेले में एक तो जोड़ियां बनाने के लिए आ जाएगा कि 4 मेले इस तरफ दे देगा, उनके संबंधित स्थान दे देगा, मिलाकर आपको उत्तर लगाना पड़ेगा। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या कि बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्न दे देगा कि ये मेला कहाँ पर लगता है, चरण पादुका मेला कहाँ पर लगता है ना, सिंहस्थ मेला कहाँ पर लगता है। तो ऐसे सिंपल प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो याद तो उतना ही रखना है, मैं थोड़ा बहुत और अधिक चर्चा के साथ शुरू करूंगा, ताकि कुछ बातें आप सुने, थोड़ी देर तक सुनते हैं जब, तो हमको याद होता है लंबे समय तक। एक लाइन में मैं पढ़ दूंगा कि ये मेला यहाँ लगता है, और फिर अगला फिर अगला फिर अगला ऐसे पढ़ दूंगा तो नहीं याद होता है। इसलिए थोड़ा सा डिटेल भी मैंने ऐड की है। आपको डिटेल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। व्यापम के जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको मतलब रखना है। उनके एग्जाम में वो क्वेश्चन आते उठपटांग से कि ये मेला कितने दिन तक लगता है, ये मेला कब लगता है, अक्टूबर में लगता है कि सितंबर में लगता है, वो व्यापम वाले करें। आप पीएससी वाले हैं, पीएससी में आज तक ऐसा प्रश्न आया नहीं है, ना आने की संभावना है ना। व्यापम थोड़ा सा उठपटांग सा क्वेश्चन देता है, तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा मेला, उससे हम शुरुआत करने वाले हैं। 2 फैक्ट मैं आपको और बता दूं, तो वो 2 फैक्ट हैं कि सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं। यह प्रश्न पूछा जाए, सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो वह शहर है आपका उज्जैन। मंदिरों का नगर भी इसको कहा जाता है, उज्जैन को। उज्जैन को हमने अलग से पढ़ा है। और सबसे कम मेला कहाँ लगते हैं, सबसे कम मेले, तो वो आप याद रखेंगे नर्मदापुरम में।
ठीक, ये कुछ दो तथ्य आपको पुस्तकों में मिलते हैं इसलिए ऐड कर दिया है, ये याद रखना है। अब बात कर रहे हैं हम सिंहस्थ मेले की। सिंहस्थ मेला कह सकते हैं आप, इसे कुंभ मेला भी कह सकते हैं, महाकुंभ मेला भी कह सकते हैं, है ना। जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है उसको महाकुंभ कह देते हैं, और जो 6 महीने बाद होता है, 6 साल बाद होता है, उसको नॉर्मली कुंभ कह दिया जाता है। ये शुरुआत आपके योगी जी ने की है कि महाकुंभ और कुंभ बना दिया है, जो कि कुंभ और अर्ध कुंभ मेला हुआ करता था। ठीक है, जो 12 वर्ष बाद हुआ करता था उसको क्या कहते हैं, कुंभ मेला, राइट। और फिर जो 6 साल बाद होता है उसको कहते हैं अर्ध कुंभ। लेकिन अब ये हो गया क्या, जैसे कि प्रयागराज में जो लगता है वो एक है महाकुंभ जो 12 वर्ष बाद आता है, जो 6 वर्ष बाद आता है उसको कुंभ। इतना विशाल आयोजन करते हैं इसलिए वो है। तो उज्जैन का जो ये मेला है स्नान के लिए जाना जाता है, स्नान पर्व के लिए, मतलब क्षिप्रा नदी है पवित्रतम नदी, इसमें स्नान का महत्व है इस मेले पे। या सभी जगहों पर जहां भी मेले ये लगते हैं, कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं तो बता देता हूँ संक्षिप्त में। एक मेला हरिद्वार में लगता है, और सबसे पहला मेला मतलब जो कुंभ मेले की शुरुआत वो वहीं से मानी जाती है ना, हरिद्वार में गंगा नदी में लगता है। उसके अलावा प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर ही लगता है। उसके अलावा आपके उज्जैन में सिंहस्थ क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और उसके अलावा नासिक में भी कुंभ लगता है जो कि गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ठीक, उन्हीं में से 4 जगहों पर जो मेले लगते हैं वो हमारे उज्जैन में सिंहस्थ नाम से जाना जाता है। नाम के पीछे इसका कारण ये है कि इस टाइम पर जो बृहस्पति है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है। क्या करता है, बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब जाकर ये मेला लगता है, और इसका नाम सिंहस्थ रखा गया है। किस नदी के किनारे, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे यह मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत जो पुरानी मिलती है हमको अभी वर्तमान में, है ना, वर्तमान जब से हम लोग माना हुआ, तो 1732 ईस्वी में राणोजी सिंधिया का शासन था इस टाइम पर उज्जैन में, है ना। उज्जैन इनकी राजधानी हुई थी, अभी अभी शुरुआत ही हुई थी, मतलब बंटवारे के बाद मराठों के साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ था उसमें सिंधियाओं को उज्जैन का क्षेत्र मिला था। ग्वालियर में वो बाद में गए थे। आपको मैंने इतिहास में सब बता रखा है तो बताने की आवश्यकता है नहीं, ये याद रखना है। ठीक, कुछ तो 11वीं शताब्दी में हरिद्वार का शुरू हो गया था ना, 1100 कुछ ईस्वी में, और ऐसे ही आगे 1500 के आसपास प्रयागराज का हमको उल्लेख मिलता है। तो वो बहुत पुराना है हरिद्वार वाला, इसकी डेट आपको मैंने बता ही दी। हालांकि ये बहुत पुराने हैं, ये इतने पुराने हैं कि इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी हुआ है, मतलब यहाँ कुंभ लगते थे बहुत पहले से। सामवेद में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है, महाभारत में है, रामायण में है, गरुड़ पुराण में है, स्कंद पुराण में है। तो ये पौराणिक ग्रंथ जो हैं इन कुंभों का उल्लेख वहां भी हुआ है, मतलब ये बहुत पहले से लगते आ रहे हैं। बीच में ये कहीं ना कहीं बंद हो गए, आपके जो अलग अलग शासक वर्ग आपको दिखाई देते हैं भारतीय इतिहास में उनके कारण। तो ये था सिंहस्थ मेला, उज्जैन में लगता है, याद रखिएगा। आगे चलें, ये कुछ तस्वीरें देख लें आप। ये क्षिप्रा नदी का घाट है जहां पर कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ लगती है ना, बहुत ज्यादा भीड़ लगती है इन मेलों में। 2016 में पिछला सिंहस्थ मेला हुआ था, अगला 2028 में होगा। 2016 के पहले 2004 में हुआ था, तो कभी कुछ पूछ ले तो याद रखना 2004 के बाद 2016 में, और 2016 के बाद 2028 में यहाँ पर सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। तो ये प्रयागराज की तस्वीर है एक, जिसमें साधु संत कैसे स्नान कर रहे हैं आप देख रहे हैं। एक डाक टिकट का तस्वीर है ना। चांदी देवी या चंडी देवी का मेला, तो देवी में एक चंडी देवी का नाम आपने सुना ही होगा। क्या सुना होगा, चंडी देवी। चंडी देवी का जो मेला है वो कहां पर लगता है, तो स्थान याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सीधी में है। पार्वती माता का अवतार मानी जाती हैं चंडी देवी, और अप्रैल मार्च के आसपास ये जो मेला है वो लगता है। ठीक, जागेश्वरी देवी का मेला या जोगेश्वरी देवी का मेला, ये चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। जोगेश्वरी देवी क्या है, बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा मठ घोघरा का मेला, मठ घोघरा का मेला सिवनी में लगता है। भैरवनाथ या भैरव थान नामक स्थान पर शिवरात्रि पर्व में यह मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, 15 दिवसीय यह मेला है। ये सिर्फ सुन लेना है, मैंने आपको बोल रखा है कि ये बहुत कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं कि कब लगता है, कितने दिन लगता है, कहाँ लगता है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना, मठ घोघरा का मेला सिवनी, है ना।
सीधे आपको चंडी देवी का मेला सीधी, सिन्हस्त मेला उज्जैन है, ऐसा ही याद रखना है। एक निचोड़ के रूप में मैं टेबल भी बना दिया हूं, है ना, तो टेबल भी देखेंगे, पहले थोड़ा बहुत विवरण के साथ देख लेते हैं। जल बिहारी का मेला एमपीपीएससी का ये प्रश्न है, पूछा जा चुका है, और ये मेला है आपके छतरपुर में लगता है। छतरपुर आपको पता है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। छतरपुर में यह मेला कब लगता है, तो अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है और 10 दिन के लिए लगता है। चरण पादुका मेला, ये भी एमपीपीएससी का प्रश्न है, छतरपुर में लगता है। ये दोनों प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछ रखे हैं। छतरपुर जिले में लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। चरण पादुका नरसंहार, जिसे हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं, उसको मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी ये बात बताई थी कि वो घटना कब हुई आपके उस टाइम पे 14 जनवरी 1831 को, जो कि मकर संक्रांति का ही दिन था। तो वो मेला ही लगा हुआ था, तभी लोग वहां पर कुछ एकत्र हो गए थे और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई थी जनरल फिशर के द्वारा, है ना। तो ये कुछ आपको क्लिक हो गया होगा, पीछे आपने पढ़ा उससे आपको ये इजिली याद हो जाएगा। पीछे हम जो पढ़ते हैं ना क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत पहले ही मैंने आपको ये बता दिया है कि अध्ययन हमेशा क्रमबद्ध करें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे से जो चीजें हम पढ़ के आए होते हैं वो आगे काम आ जाती हैं और हमको टॉपिक सरल लगने लगता है कि ये तो मैं काफी कुछ जानता हूं, है ना। बीच से कहीं उठाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मऊ सहानिया का मेला लगता है छतरपुर में ही, इसको भी याद रखें, मकर संक्रांति के दिन ही लगता है यह मेला। बात करें हीरा भूमिया मेला, ये कहाँ लगता है, ये ग्वालियर में लगता है। हीरा भूमिया का मेला सितंबर महीने में लगता है और हीरामन बाबा के नाम पर ये लगता है। मतलब ये कुछ जो अभी मेले में दिखाने वाला हूं आपको, वो सब कहीं ना कहीं किसी बाबा या किसी संत के नाम पर होंगे या इस्लाम धर्म के किसी पीर के नाम पर होंगे। तो ये कुछ 2 4 6 8 मेले अभी आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो हीरामन बाबा कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं। तो हीरामन बाबा के नाम पर हीरा भूमिया का मेला लगता है सितंबर महीने में। ऐसा माना जाता है कि इनके आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता था, है ना, अब नहीं है ये। तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला लगता है गुना में। ये गुना में लगता है, लेकिन ये तेजा जी गुना के थे नहीं, राजस्थान के एक संत थे और इनके बस वो राजस्थान से ही लगा हुआ क्षेत्र है। आसपास आप देखेंगे राजस्थान में तो नागौर जिले के थे ये, वास्तव में राजस्थान के। तो वहां से यहाँ का प्रभाव है संस्कृति का, और इनके नाम पर यहाँ गुना में क्या लगता है, मेला लगता है। न केवल ऐसा मेला मध्य प्रदेश में, बल्कि राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लगता है। ये राजस्थानी लोक देवता है एक आपके तेजा जी। आगे चलें तो कान्हा बाबा का मेला या कान्हा बाबा, किसी भी तरह से पूछे, इनको कान्हा बाबा भी कहते हैं। तो कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा में। कहाँ लगता है, हरदा में। सोडलपुर नामक स्थान पर हरदा में लगता है। देखो मैंने एडिट किया था, ऊपर की हेडिंग छूट गई, हरदा नीचे मैंने एडिट किया है, यहाँ भी लिखा था, राइट। पुस्तकों में ऐसे ही लिखा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि हरदा और होशंगाबाद पहले एक जिले थे, हरदा आगे चल के अलग हो गया। तो ये वास्तव में स्थान कहाँ पड़ता है, अब हरदा में पड़ता है। हालांकि उनके प्रसिद्धि का स्थान दोनों ही स्थानों पर है, लेकिन हरदा में अब ये स्थान आ गया है। तो सोडलपुर नामक स्थान पर कान्हा बाबा का मेला हरदा में अब लगता है। कहीं होशंगाबाद भी मिले और हरदा ना मिले तो आप उत्तर लगा सकते हैं। नागा जी का मेला पोरसा नामक स्थान आपको मैप में इजिली दिख जाएगा, यहाँ पर लगता है मुरैना में, है ना। अकबर काल के ये संत थे आपके नागा जी, उनकी स्मृति में यह मेला का आयोजन किया जाता है। कालू जी महाराज का मेला ये लगता है खरगोन में, ठीक। कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले, जिसे हम पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, वहां पर पिपल्या खुर्द में लगता है, राइट। चलो इतना ही याद रखना इनमें। सिंगा जी का मेला, संत सिंगा जी, इनके बारे में तो हम लोग जो कवि हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो संत सिंगा जी का मेला भी खरगोन में लगता है, वहीं पिपल्या गांव में ही लगता है, यह भी याद रखना है। हालांकि इनके सम्मान में खंडवा में भी मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन आप अभी खरगोन याद रखना, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो कहानी फिर मैं वहां पर स्पष्ट कर दूंगा कि कैसे ये दोनों मेले अलग अलग स्थान के आते हैं, राइट। तो ये कुछ जो साधु संत थे उनके सम्मान में जो मेले लगते हैं उनके स्मृति में, इसमें हमने पीछे से शुरू किया था हीरा भूमिया से। हीरा भूमिया जी का मेला ग्वालियर में, वापस रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, आपके भामावाद नामक जगह पर, गुना में, भामावाद नामक जगह पर गुना में। देन कान्हा बाबा का मेला लगता है आपके हरदा सोडलपुर में। नागा जी का बाबा का मेला कहाँ लगता है, पोरसा मुरैना में। कालू जी महाराज का मेला पिपल्या खुर्द खरगोन में। सिंगा जी का मेला पिपल्या गांव खरगोन में।
तो ये कुछ नॉर्मल मेले थे, अभी और हैं, ये इस्लाम धर्म के लोग हैं। पीर बुधान, पीर बुधान का मेला, पीर का मतलब गुरु से है, ये ध्यान रखना, जैसे कि गुरु शिष्य होते हैं वैसे पीर होते हैं इस्लाम धर्म में। तो पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। 250 वर्षों से ये मेला लग रहा है, अगस्त सितंबर में यह मेले का आयोजन किया जाता है। ये एक मुस्लिम संत थे। बाबा सहाबुद्दीन औलिया का उर्स, उर्स शब्द का मतलब भी मेला होता है। क्या होता है? मेला। कहीं मुस्लिम संतों के लिए उर्स शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका मतलब मेला ही है। उनकी कहीं मजार या कि कोई भी उनका मकबरा वगैरह होता है तो वहां पर ऐसे उर्स का आयोजन किया जाता है। नीमच में सहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? नीमच में। बाबा सहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच जिले में फरवरी महीने में लगता है। धामोनी उर्स, ये धामोनी जगह का नाम है, सागर में है। तो धामोनी उर्स कहाँ लगता है? आपके सागर में। और बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर लगता है। किसकी मजार पर? बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर ये मेला जो है तो लगता है। तो ये इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों के नाम पर, ये संतों के नाम पर जो मेले थे वो मैंने एक साथ आपको कम से कम 6, 3, 7 एक मेले आपको दिखा दिए ऐसे। फिर बात करें भगोरिया हाट या भगोरिया मेला, ये तो कहीं से छूटना ही नहीं है। जनजातियां इसके जस्ट बाद हम शुरू करेंगे इस टॉपिक के बाद, तो बढ़ाऊंगा मैं आपको। भगोरिया मेला झाबुआ में लगता है, ठीक है। भगोरिया एक प्रकार का बाजार है, भगोरिया त्योहार है, भगोरिया मेला है, भगोरिया विवाह है, भगोरिया नृत्य है, भगोरिया नाम से बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीधा संबंध भीलों से है। सोनगिरी मेला, सोनगिरी मेला लगता है आपके दतिया में। सोनगिरी नामक स्थान आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैन संतों के लिए अपन ने पढ़ा था। सोनगिरी का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो होली के अवसर पर दतिया में स्थित सोनगिरी में प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। तो मुक्तागिरी है ना, सोनगिरी, गोम्मटगिरी, कुंडलवन, ये सब हमने पढ़ा था ना। चूलगिरी, चूलगिरी कहते हैं आपके 52 गजा के मंदिर को। तो जो गिरी करके 8 स्थल हमने पढ़े थे, कहां पर? आपके जैन तीर्थ स्थलों में, धार्मिक स्थलों में, तो उनमें से एक था ये। अब यदि उसको पढ़ा होता आपने अच्छे से तो इसको याद करने की आवश्यकता यहां तो नहीं पड़ती। बरमान का मेला, तो बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर जिले में, नर्मदा नदी के किनारे। एक सुप्रसिद्ध घाट है जिसका नाम ब्राह्मण घाट है, ये याद रखना। मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय नाम का एक मंदिर है रीवा जिले में, यहीं पर आपका ये मेला जो है तो आयोजित होता है। शिवरात्रि में तो लगेगा ही, भगवान शिव का मंदिर है। तो आगे चलें तो रामलीला का मेला, रामलीला प्रसिद्ध है यहाँ की, इसलिए रामलीला का मेला, ठीक है। कहाँ है? दतिया में है। इस मेले का आयोजन दतिया जिले की भांडेर तहसील में किया जाता है, यह आप याद रख सकते हैं। अमरकंटक का शिवरात्रि का मेला, तो उद्गम स्थल अमरकंटक में शिवरात्रि में भी मेला लगता है, उसे अमरकंटक का शिवरात्रि का मेला कहते हैं। तो ये कुछ विवरण के साथ मैंने मेले पढ़ा दिए, आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा आराम से मैंने पढ़ाया है, टाइम लिया है ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठे। अभी आप फटाफट देख लेते हैं, और भी कुछ मेले आपको मिलेंगे, उनके साथ साथ जो पीछे पढ़े हैं वो भी शामिल हैं। तो अब एक नजर में इनको देख लेते हैं। सिंहस्थ मेला हमने पढ़ा उज्जैन में, रिवाइज कर लेना है ना, रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं बार बार, उधर देखना ही मत। सिंहस्थ मेला कहां पर है? आपके उज्जैन में। जल बिहारी का मेला आपके छतरपुर में लगता है। चरण पादुका मेला आपको कहानी के साथ बताया, छतरपुर में है। मऊ सहानिया का मेला कहां पर लगता है? छतरपुर में लगता है। चामुंडा देवी का मेला कहां लगता है? अब ये अलग से आ गया, इसको स्टार बना लेते हैं। चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है? बहुत प्रसिद्ध, यह याद रखना आप लोग, देवास में। देवास में एक छोटी सी पहाड़ी में बहुत प्रसिद्ध माता चामुंडा का एक मंदिर है, इसके कारण वहां पर आपका ये मेला लगता है ना। नवरात्रि में देवियों के जो मंदिर होते हैं उनमें ज्यादातर कब मेला लगता है? नवरात्रि में लगता है। तो चामुंडा देवी का मेला कब लगता है? नवरात्रि में। और कहां लगता है? देवास में। चंडी देवी का मेला हमने देख ही लिया, कहां लगता है? आपके सीधी में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला अभी पीछे देखा हमने, कहां लगता है? चंदेरी में। मैं इसी तरफ खड़ा रहूंगा, आपको नहीं दिखेगा, चंदेरी में लगता है। देन विंध्यवासिनी बीजासन देवी, इतना भी दे देगा,
हालांकि ऐसे कई मंदिर हैं, तो यहाँ पर जगह सहित लिखा हुआ है, तो सलकनपुर लिखा हुआ है। विंध्यवासिनी बीजासन देवी, ऐसे बीजासन माता के मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर आपको बहुत मिलेंगे, इसलिए जगह के साथ याद रखना कि विंध्यवासिनी बीजासन देवी सलकनपुर वाला मेला कहाँ लगता है, तो ये मेला लगता है सीहोर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पीछे भी चर्चा में कई बार उल्लेख किया है कि यहाँ पर देवी लोक का निर्माण किया जाना है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, पूरा प्लान तैयार है, मतलब बनना ही है। कैसे? जैसे कि आपके अभी अभी महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ, वैसे ही देवी लोक बनेगा, राइट। देन मठ घोघरा का मेला, ये सिवनी में हमने देखा। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद, जिसे आप होशंगाबाद याद रखना है, रामजी बाबा। पीछे उन बाबाओं में शामिल नहीं थे, है ना, कान्हा बाबा तो थे हरदा वाले, लेकिन राम जी बाबा नहीं थे, तो इसको भी स्टार आप बना लीजिए। जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर उनको स्टार बना लेते हैं, ठीक है। ये थे कुछ एक्स्ट्रा, चामुंडा देवी वाला, विंध्यवासिनी देवी वाला और रामजी बाबा का मेला। ये 3 एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा और याद कर लेना, आप अलग से लिख सकते हैं, उनको विवरण के साथ आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े अगली टेबल में। तो हीरा भूमिया का मेला हमने देखा, कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में लगता है। तेजा जी का मेला भामाबाद नामक गांव में, कहाँ पर? गुना में लगता है। कान्हा बाबा का मेला, यहाँ भी उल्टा लिखा होगा, हरदा में लगता है। कहाँ लगता है? हरदा में। तो ये सब जो मिस प्रिंट हो जाते हैं वो एक बार, मतलब बहुत मेहनत से बनता है कंटेंट, किसी भी पुस्तक में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इस आपको लगता हो कि किसी पुस्तक से छाप देते होंगे तो ऐसा ये मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एक आधार के तौर पर पुस्तक ही टाइप की जाती है, देन लगाए जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी जगहों पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितनी भी बुक्स हैं उनको सबको लगाने के बाद ये सब अरेंज किया जाता है। तो जिस तरह जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, किसी पुस्तक में आपको ऐसा एज इट इज तो मिलने ही नहीं वाला है ना। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता रहता हूँ कि पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। होशंगाबाद में नहीं, हरदा में याद रखना है। नागा जी का मेला मुरैना में लगता है आपका। कालू जी महाराज का मेला ये खरगोन में, पिपल्या खुर्द में। सिंगा जी का मेला भी खरगोन में, पिपल्या खुर्द में। एक बार तो ऐसा प्रश्न आया था, ये दोनों गुरु शिष्य थे ऐसा मानकर चलिए आप। एक बार ऐसा प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान में 2 मेले लगते हैं, राइट। तो 2 मेले तो कई स्थानों में होंगे, मतलब किसी संत के नाम पर 2 मेले लगते हैं, तो ये याद रखना है कौन सा? खरगोन। ऐसा भी दे देगा सीधा, संत वंत ना कहे वो कि किस जगह पर 2 मेले लगते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगी आपकी खरगोन। या कि और जहां भी लगते होंगे, छतरपुर में हमने पीछे 3 देखे, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उसमें विकल्प कौन से हैं, राइट। तो विकल्प के आधार पर ये आपको चुनना पड़ेगा। छतरपुर भी होगा और खरगोन भी होगा, तो फिर तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। धामोनी उर्स आपके सागर में लगता है। सहाबुद्दीन औलिया का उर्स आपके नीमच में लगता है। पीर बुधान का मेला आपके शिवपुरी में लगता है। महामृत्युंजय मेला रीवा में। बरमान का मेला नरसिंहपुर में। तो ये कुछ रिपीट हुए, और जो नए थे उसमें से कौन से हैं? नया तो कोई था नहीं, पीछे हमने इनको विस्तृत डिटेल के साथ इन सबको देख रखा है। अब इसमें कुछ आपको नए मिल जाएंगे, राइट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है। गधों का मेला कहाँ लगता है? ठीक, तो आप लोगों के नाम पर भी मेले का निर्माण किया गया है। मेले लगते हैं, जो कि एक लगता है उज्जैन में और दूसरा लगता है चित्रकूट में। चित्रकूट है सतना में। तो आपके लिए सम्मान में ये मेला स्थापित करवाया है, गधों का मेला, है ना। तो जिसको पसंद आए ये मेला, लाइक करना है एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग समझते हैं। बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है? तो एक प्रसिद्ध मंदिर पन्ना में है बलदाऊ जी का, इसलिए बलदाऊ जी का मेला पन्ना में। आलमी तबलीगी इज्जिमा, ये इज्जिमा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भोपाल में जैसे कुछ 2018-19 में एक बार इज्जिमा हुआ था, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। इसमें भी एक विशेष इस्लाम धर्म की एक खंड आप इकाई उन्हीं में से एक समझ लीजिए, बोहरा समाज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बोहरा समाज। संपन्न समाज है इस्लाम धर्म में, तो ये बोहरा समाज के लिए ये जो है तो इज्जिमा का आयोजन किया जाता है, जिसका पूरा नाम आलमी तबलीगी इज्जिमा, राइट। भोपाल में ये लगता है, यह ध्यान रखना है। मोदी जी भी आए थे पिछली बार के इज्जिमा में। बड़ौनी का मेला लगता है दतिया में। सनकुआ का भी मेला लगता है दतिया में। रतनगढ़ का मेला भी लगता है दतिया में, और सोनगिरी का मेला हमने देखा ही है दतिया में। तो इतने सारे दतिया के मेले हैं, सनकुआ, बड़ौनी, रतनगढ़ और सोनगिरी, ये सब जगहों के नाम है, गांवों के नाम है। देन कुंडेश्वर महाराज का मेला
टीकमगढ़ में। कुंडेश्वर मंदिर है एक प्रसिद्ध वहां का, टीकमगढ़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो वहां पर भी मेला ये लगता है, ध्यान रखिएगा टीकमगढ़। तो ये थे प्यारे बच्चों मेले, विस्तृत विवरण और उसके अलावा संक्षिप्त में मैंने आपको पढ़ा दिया, रिवाइज करा दिया। तो बार बार क्लास सुनने और देखने से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम अगले हिस्से में। हमने अभी कंप्लीट कर दिया मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। आप कंप्लीट कर लेते हैं मध्य प्रदेश की समाधियां और मकबरे, है ना। इतना डिटेल नहीं है इनमें क्योंकि ये हिस्ट्री से सीधे संबंधित है। आप यदि नहीं देखें हिस्ट्री के लेक्चर तो निश्चित रूप से देखें, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है यूनिट 1 में, तो निश्चित रूप से आपके इतिहास का काम आएगा ही आएगा। तो आपने यदि नहीं पढ़ा तो उनको पढ़िए, लेक्चर्स को देखिए। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। और मध्य प्रदेश की समाधियों की बात करें तो देखिए कहाँ पर कौन सी समाधि है। ये सब नाम कहीं ना कहीं आप पीछे वंशों में देखते हैं। सांख्या राजे सिंधिया, ये सिंधिया वंश की एक महारानी थी सांख्या राजे सिंधिया, इनकी समाधि बनी है शिवपुरी में। माधव राव सिंधिया, इनकी समाधि बनी है शिवपुरी में। ये दोनों ही सिंधिया वंश के हैं। माधव राव सिंधिया एक शासक हुए, उनकी माता का नाम था सांख्या राजे सिंधिया। शिवपुरी में क्यों है? क्योंकि उनका केंद्र तो उज्जैन था, आगे चल के ग्वालियर में हो गया, तो शिवपुरी में ये क्यों आपकी समाधियां स्थित हैं? इसका कारण यह है कि शिवपुरी इनका शिकारगाह था, या कि शिवपुरी इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जब ग्वालियर इनकी राजधानी बनी तो शिवपुरी सिंधियाओं की क्या बनी? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो यहां पर कुछ लोगों की आपको स्मृति स्वरूप आपको क्या मिल जाएंगी? समाधियां मिल जाएंगी। सिंधिया वंश के ही एक और व्यक्ति हैं राणोजी शिंदे। शिंदे या सिंधिया एक ही बात है, ध्यान रखना। राणोजी शिंदे की समाधि कहां पर है? तो यह है शाजापुर। राणोजी शिंदे शुरुआती व्यक्ति थे सिंधिया वंश के। ये संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक हैं सिंधिया वंश के। तो शुरुआत में जब इनका केंद्र उज्जैन हुआ करता था तब इनकी डेथ हो गई थी। और उज्जैन, सुजालपुर, शाजापुर ये सब इनका जो आसपास का क्षेत्र था, तो ये शाजापुर इन्हीं के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो शाजापुर में इनकी समाधि है, यह आपको याद रखना है, राणोजी सिंधिया की समाधि। फिर बात करें हम तात्या टोपे की समाधि, तो इनकी 18 अप्रैल 1859 को डेथ हुई थी। कहां पर? शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तो इनकी समाधि कहां बनी है? शिवपुरी में। मल्हार राव होलकर जो कि होलकर वंश के संस्थापक थे, इनकी समाधि है भिंड में। भिंड में भी एक जगह का नाम है आलमपुर। ये आलमपुर कभी होलकर वंश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। समझ लो यहां इंदौर है और यहां बहुत दूर पर एक आपका गांव आलमपुर एक क्षेत्र था। ये कुछ इस तरह से इनका राज्य क्षेत्र था, एक छोटा सा क्षेत्र था जो कि इनके राज्य के अधीन आता था, राइट। उनकी वहां मृत्यु हुई, इसलिए क्या हो गया, उनकी समाधि वहीं पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। रानी दुर्गावती जिन्होंने आपके मुगलों से संघर्ष किया। जबलपुर में बरेला नामक स्थान है, ये मंडला रोड पर आपके पड़ता है, वहां जाइए कभी घूमने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये आपके ग्वालियर में है। ग्वालियर में ही इनको बलिदान प्राप्त हुआ। जबलपुर के बरेला नामक स्थान पर दुर्गावती को बलिदान प्राप्त हुआ। तो जहां जिनका बलिदान हुआ वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है, राइट। तो ग्वालियर में आपकी रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी हिरोज से लड़ते हुए, इसलिए ग्वालियर में इनकी समाधि है। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी नामक स्थान पर है। तो तत्कालीन टाइम पर तो डिंडोरी कोई ऐसा जिला नहीं था, ये तो बाद में बना मंडला से अलग होकर, तब मंडला ही था। तो कई जगहों पर मंडला मिल जाता है जो कि गलत है। वर्तमान में डिंडोरी की शाहपुर तहसील है, उसमें एक गांव है बालग्राम, वहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, यह आपको याद रखना है। देन गिरधारी बाई की समाधि। अब ये गिरधारी बाई हैं कौन? तो गिरधारी बाई आपके अवंती बाई की सहायिका हैं। कौन है? सहायिका थी, युद्ध में सहायता करती थी। ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन अवंती बाई की सहायिका थी? तो गिरधारी बाई। इनकी समाधि बनी हुई है मंडला में, ये याद रखना है ना। देन बात करें झलकारी बाई। झलकारी बाई झांसी की रानी की सहायिका थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, और रानी लक्ष्मीबाई की जहां समाधि बनी हुई है वहीं पर आपके झलकारी बाई की समाधि बनाई गई है। हालांकि झलकारी बाई कहाँ थी? वो झांसी की ही, झांसी के भोजला गांव की। झांसी में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन समाधि उनकी कहाँ है? ग्वालियर में। तो ये कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं, इसलिए इनको ध्यान से थोड़ा सा देखना है।
देन बात करें छत्रसाल की समाधि, तो छतरपुर में धुवेला ग्राम में इनकी समाधि बनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समाधियां थी। और बात करें तो पेशवा बाजीराव, जो महान पेशवा थे, लड़ाकू पेशवा जिनको कहते हैं, उनकी जो मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो रावण खेरी नामक स्थान पर नर्मदा नदी के तट पर खरगोन में हो गई थी। बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी आपने, तो कुछ अंतिम सीन याद करिएगा उस मूवी के, जब वो लड़ते रहते हैं पानी के अंदर नर्मदा नदी में डूबे हुए, है ना, वहीं उनकी मौत भी हो जाती है। तो वही स्थान था आपका रावण खेरी नर्मदा नदी के तट पर। कान्हा बाबा की समाधि, अभी हमने कान्हा बाबा का मेला भी देखा है, सोडलपुर नामक स्थान पर हरदा में, राइट, यहां पर करेक्ट देखो मैंने कर रखा है। कान्हा बाबा कौन थे? तो एक चमत्कारिक संत थे वहीं के, होशंगाबाद और ये आपके हरदा के आसपास बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है इनको, और इन्हीं की स्मृति में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। बैजू बावरा एक महान संगीतकार थे, बैजू बावरा एक महान संगीतकार थे। चंदेरी में इनकी मृत्यु हुई, इसलिए चंदेरी में क्या है आपका, अशोकनगर में आता है चंदेरी, यहां पर समाधि है। ध्रुपद गायक थे प्रसिद्ध, राजा मान सिंह के दरबार में गायकी की थी। 1613 ईस्वी में चंदेरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो ये कुछ बात है, मान सिंह से बहुत रिलेटेड नहीं है, ठीक, बस उनके राज्य क्षेत्र में है, यह आप याद रख सकते हैं। मान सिंह 16वीं शताब्दी के थे, ये 1613 के हैं। आगे बात करें अगली समाधि स्थल की, तो ये मकबरे आ गए अब हमारे कुछ। मुमताज बेगम, जिनका नाम मुमताज महल भी है, इनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम भी है, ये नाम याद रखना हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, जो कि शाहजहां की प्रिय बेगम थी। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 1631 में इनकी मृत्यु हो गई, और कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। तो बुरहानपुर में ही इनको दफना दिया गया था, इनकी कब्र बनाई गई थी, और बाद में जब ताजमहल बन गया तो यहाँ से उस कब्र को निकलवा कर ताजमहल में उनकी अस्थियों को रखवा दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ उनकी स्मृति में मकबरा बना हुआ है। तो मुमताज महल का मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर में, ये याद रखना है। गन्ना बेगम एक महादजी सिंधिया हुए, प्रसिद्ध सिंधिया वंश के, उनके प्रेम प्रसंग को लेकर ये प्रसिद्ध हुई। नूराबाद मुरैना में इनकी समाधि बनी हुई है। मत्स्येंद्र पीर या पीर मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, मत्स्येंद्र नाथ, उनकी समाधि बनी हुई है उज्जैन में। कहां पर बनी हुई है? उज्जैन में। नाथ संप्रदाय के महान संत थे, इनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। दो व्यक्ति नाथ संप्रदाय के बहुत फेमस हैं, एक मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ ने तो नाथ संप्रदाय चलाया, लेकिन प्रसिद्धि दिलाने का काम आपके गोरखनाथ ने किया था, तो ये बात याद रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा आप, मत्स्येंद्र नाथ की समाधि उज्जैन। दौलत खां लोधी, इसकी समाधि या मकबरा कहां पर है? तो ये बुरहानपुर में है। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण का ये सूबेदार हुआ करता था, और बुरहानपुर में क्या है, इसकी मृत्यु हो गई। अब्दुल शाह चंगल, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, धार के किले में इनकी समाधि है, यह याद रखें, धार के किले में मैंने आपको पढ़ाया भी है। पीर बुधान का मेला भी देखा, जो कि शिवपुरी में लगता है, तो इनका मकबरा भी कहां होगा? शिवपुरी में होगा। शाहनवाज खां का मकबरा ये बुरहानपुर में है। ये कौन था? तो खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना का ज्येष्ठ पुत्र इरज, है ना, इसका नाम क्या था? इरज। और जहांगीर ने इससे प्रसन्न होकर इसको उपाधि दी थी शाहनवाज की। तो कौन था? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रट लेना आप लोग इतना, है ना। शाहनवाज का मकबरा। रहीम, आपने अब्दुल रहीम का नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, जब मुगल वंश पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो सुनेंगे, तो उनका पुत्र था, इतना याद रख सकते हैं आप, है ना, बुरहानपुर में। रानी रूपमती और बाज बहादुर दो व्यक्ति थे, मांडू में शासन करते थे, और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। तो इन दोनों की एक ही जगह पर समाधि आपको मिल जाएगी, या कि मकबरा या कि कब्र। मकबरा नहीं बना हुआ है, कब्र ही है नॉर्मल। कब्र मतलब एक छोटा सा स्मारक, छोटा सा जमीन पर, है ना, और मकबरा मतलब उसके ऊपर भी विशाल इमारत बना दी जाए, कुछ कुंभनुमा। तो ये राजगढ़ सारंगपुर में इनकी समाधि बना दी गई है, कब्र बना दी गई है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। ये मैंने जब मांडू पढ़ाया है आपको पर्यटन स्थलों में, तब बहुत अच्छे से बताया था कि इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, और संगमरमर से ये बना हुआ है। तो ये कुछ थे प्यारे बच्चों, हमारे 4 हिस्से एक्चुअली हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए, जो कि बहुत महत्व के थे। एमपीपीएससी का पेपर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। क्या क्या? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको देखिए। मेलों से भी प्रश्न आए हैं, आपके संग्रहालयों से भी प्रश्न आए हैं, और मकबरों या समाधियों से भी प्रश्न आ चुके हैं।
तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।